कि द प्रोबेबिलिटी विद विच वी विल रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ये वो प्रोबेबिलिटी होती है या ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक हाइपोथेसिस को हम गलत कह सकते हैं जब वो ट्रू है। यानी कि कितने परसेंट, आपको थोड़ा सा सिंपल कह देता हूं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि हम गलत चीज को सही चीज को गलत कह दें, या कितने परसेंट चांसेस हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो सही चीज को गलत कह सकती है, यानी कि उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारी जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ट्रू था ना, उसको वो फॉल्स कह सकता है। हमारे जो रिजल्ट के रिसर्च के रिजल्ट्स हैं ये कितने परसेंट चांसेस हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल। ये बेसिकली चांसेस की बात होती है कि कितने परसेंट चांसेस है कि आप एक सही चीज को गलत कह देंगे आपकी रिसर्च की बेस पे। अच्छा, द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफन डिनोटेड अल्फा, इट इज प्री डिटर्मिन्ड थ्रेशोल्ड सेट बाय द रिसर्चर। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम जब रिसर्च करते हैं तो उससे पहले ही सेट करना होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। ये प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस की बात होती है। विच इज द एरर ऑफ विच इज द एरर ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, कि जो हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर दें। मिसाल के तौर पर कंक्लूडिंग देयर इज एन इफेक्ट व्हेन देयर इज नो इफेक्ट, यानी कि आपने उस वक्त इफेक्ट तलाश कर लिया जब उसमें था ही नहीं, ठीक है, टाइप 1 एरर। अच्छा, द सिग्निफिकेंस लेवल इज चूजन बेस्ड ऑन द डिजायर्ड बैलेंस बिटवीन मेकिंग, ये मतलब हमने सिलेक्ट करना होता है, देखना होता है कितना हमने रखना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, ठीक है। यह प्रोबेबिलिटी की दफा फिर से डेफिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड अल्फा, अल्फा भी कहते हैं इसको। सिग्निफिकेंस लेवल इज सेट टू 0.05 या 5% और लोअर, या तो हम 5% रखते हैं या इससे कम रखते हैं। ज्यादातर नॉर्मली तो 5% ही रखा जाता है, जो कि बन जाता है 0.05, ये आमतौर पर रखा जाता है। अच्छा, उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5% इंडिकेट्स अ 5% रिस्क ऑफ कंक्लूडिंग दैट अ कोरिलेशन और डिफरेंस एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो एक्चुअल कोरिलेशन और डिफरेंस एग्जिस्ट। इस लाइन को समझिएगा, आपको समझ आ जाएगी ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें बेसिकली ये होता है कि सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5% का मकसद ये है कि 5% चांसेस हैं या 5% रिस्क है कि हम ये कह दें या हमारी रिजल्ट्स हमारे जो हाइपोथेसिस है उसके उसके ऑपोजिट निकल आए, ठीक है। देयर इज अ 5% रिस्क ऑफ कंक्लूडिंग दैट अ कोरिलेशन और डिफरेंस एग्जिस्ट, के कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है व्हेन देयर इज नो एक्चुअल कोरिलेशन और डिफरेंस एग्जिस्ट। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता था कि ये फिर कहता है 5% रिस्क है इस बात का कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं वो ये शो करते हैं कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये है सिग्निफिकेंस लेवल, ये हम 5% रखते हैं। और 95% हम ये कॉन्फिडेंस इंटरवल रखते हैं कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा रिजल्ट सही निकलेगा। और 5% हम रिस्क रखते हैं कि यह 5% रिस्क है कि शायद मैं जो सोच रहा हूं उसके उलट रिजल्ट निकल आए, उसके अगेंस्ट रिजल्ट निकल आए। बेसिकली सिंपल अल्फाज में इस तरह बोलेंगे। अच्छा, आमतौर पर हम यूज करते हैं जो ये सिग्निफिकेंस लेवल जो यूज किया जाता है वो 5% या 1% रखा जाता है, ठीक है। इसको मजीद आगे जाके समझाता हूं आपको। अच्छा, 0.0 या 5% का मतलब क्या होगा? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, आमतौर पर यही यूज किया जाता है। हम भी 0.05 ही यूज करते हैं या 5% यूज करते हैं कि 5% चांस है कि हमारे रिजल्ट्स हमारे अंदाजे के अगेंस्ट निकल आएंगे, यानी कि हम कोरिलेशन फाइंड कर लेंगे जब देयर इज नो कोरिलेशन एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। 1% का मतलब है कि 1% चांस है, और 10% भी रखा जाता है। 10% का मतलब है कि 10% चांसेस हैं कि जो है 10% रिस्क है कि जो रिजल्ट्स हैं हमारे उम्मीदों से उलट निकल आएंगे बेसिकली। अच्छा, कस्टम सिग्निफिकेंस लेवल्स वो कहता है कि लाजमी नहीं कि आपने यही यूज करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक भी ये वाला जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू या आप कह सकते हैं रिस्क वैल्यू रख सकते हैं। आमतौर पर ये 3 टाइप के यूज होते हैं, 1%, 5% और 10%। लेकिन अगर आप पूछें कि नॉर्मली 80% या 90% या मैक्सिमम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो वो 5% वाला यूज करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिसर्च होता है, अकॉर्डिंग टू नीड होता है कि आपने क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। उसके बाद आते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एक होता है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल, एक होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये उसका उलट है, उसमें तो हमने रखा 5% रिस्क होता है। बेसिकली टोटल है हमारे पास 100, ठीक है। 100 में से
हमने 5% बना दिया जनाब कि 5% है रिस्क। जब हम 5% रिस्क रख रहे हैं ना, तो उस 100 में से 5 निकालेंगे तो पीछे बच गया 95। तो फिर 95% हम क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। 95% आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो रिजल्ट है ना आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिग्निफिकेंस लेवल था वो था 5%, जिसको हमने रिस्क बोला है। और जो 95% पीछे बचेगा ना, वो होगा आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको 1 - अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें इस तरह से एसोसिएट करती हैं, डिफरेंट दोनों चीजें। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको एक ही चीज मानते हैं, डिफरेंट हैं। ये रिस्क है, ये बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस होता है कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं आपके हक में निकल आएंगे या अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस निकल आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी द प्रोबेबिलिटी विद विच वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल। वही वाली बात है कि आपका हाइपोथेसिस ट्रू है और आप बोलते हैं कि यार मुझे 95% उम्मीद है कि मेरे रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। जब अकॉर्डिंग आ जाएगा तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट करोगे ना उसको। आपकी रिसर्च का रिजल्ट अगर आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आ जाता है, इट मींस कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वो कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी होती है, द प्रोबेबिलिटी विद विच वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल। सॉरी, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, सिग्निफिकेंस नहीं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इट इन स्टैटिस्टिक्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज अ मेजर ऑफ द अनसर्टेनिटी or risk associated with the statistical inferences estimate. It quantifies how confident you can be that the results obtained from a sample of data accurately represent the population from which the sample was drawn। कि जो रिजल्ट है आपके अकॉर्डिंग आ जाएगा, आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हो कि ये रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि आपकी जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इन साइकोलॉजी एज इन अदर फील्ड्स कॉन्फिडेंस लेवल्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन कंडक्टिंग स्टडीज एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। ये जब स्टडी कर रहे होते हैं उस वक्त इंपॉर्टेंट होता है। द मोस्ट कॉमन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यूज्ड इन स्टैटिस्टिक इन 95%, ज्यादातर 95% यूज होता है। उसकी वजह यह है कि हमने जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 5% यूज करना होता है, इसलिए पीछे फिर वो क्या बच जाता है, हमारे पास 95 बच जाता है। तो ये ज्यादातर यूज होता है। दिस मीन्स दैट इफ यू वर टू रिपीट द स्टडी और सैम्पलिंग प्रोसेस मेनी टाइम्स। अब इसकी मतलब समझ लें, बेसिकली आपको ये समझ आएगी। दिस मीन्स दैट इफ यू वर टू रिपीट द स्टडी और सैम्पलिंग प्रोसेस मेनी टाइम्स you would expect the true population parameter to fall within the estimated confidence interval about 95% of the time। वो कहता है कि आप अगर बार बार इसको रिपीट भी करें तो फिर भी आपको 95% आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके रिजल्ट 95% दुरुस्त ही आएंगे, आपके अकॉर्डिंग आएंगे। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ 5% चांस दैट द ट्रू पैरामीटर फॉल्स आउटसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। कि सिर्फ 5% चांस या 5% रिस्क है कि आपका जो रिजल्ट्स है ना आपकी उम्मीदों से हट के आए। ठीक है, यानी कि फॉल्स आउटसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाहर आए 5% चांसेस है इस बात के। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। इन साइकोलॉजिकल रिसर्च यू माइट कंडक्ट अ स्टडी टू एस्टिमेट द मीन स्कोर ऑन द साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर अ सर्टेन पॉपुलेशन। आपने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना है, उसके रिजल्ट्स की बात करते हैं। इफ यू कैलकुलेट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर the mean, it means that you are 95% confident that the true population mean falls within the interval। अगर आप ये चूज करते हैं ना कि 95% आई एम कॉन्फिडेंट के अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस बात आएगी, तो फिर अगर आप ये सोच के करते हैं कि 95% चांस है कि रिजल्ट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशंस या अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस आएंगे, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा, उसके बाद द रिमेनिंग 5% रिप्रेजेंट द चांस दैट इट फॉल्स आउटसाइड द इंटरवल। और 5% चांस है कि वो आपकी उम्मीदों से हटके आए। इसको थोड़ा सा और मजीद समझाने के लिए बेहतर तरीके से ये आप डायग्राम देखें। आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं लेता हूं, बस ये एंड होने वाला। अच्छा, अब ये जो है ना हमारे पास, ये है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। ये जो ग्रीन के अंदर वाला पोर्शन है ना, बड़ा पोर्शन है, ये आपका है कॉन्फिडेंस लेवल। ये है कि आप चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि जो रिजल्ट्स है ना वो मेरे हाइपोथेसिस या मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आएंगे, जो वो 95% आपने लगाया है। यानी कि आपको लगता है कि आपका जो डेटा है ना ज्यादातर यहाँ पर लाई करना चाहिए। जैसे हमने वो मीन मीडियन मॉडल के अंदर देखा था ना कि यहाँ पर आपका मीन है तो आपका 90% डेटा यहाँ पर होगा। ठीक है।
आपने यहां पर रखा कि 95% आई एम एक्सपेक्टेड के मेरा जो डेटा है या जो रिजल्ट्स है ना यहां पर आएंगे, यहां पर लाई करेंगे, लेकिन 5% चांस होता है कि वो इधर चले जाएं या इधर चले जाएं। यानी कि 2.5% के चांस इधर वाले हैं, 2.5% के चांस इधर वाले हैं कि या तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हो जाए या आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा हो जाए। ये हमने जब मीन वाली बात की थी कि या तो शायद वो इस साइड पे चला जाए आपका रिजल्ट या फिर इस साइड पे चला जाए। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल और ये सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है जी, ये बेसिकली आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। ये थोड़ा एक छोटा सा मैंने टेबल भी बनाया यहाँ पर। 1% की बात करेंगे तो उसको जब हम परसेंटेज उसकी खत्म करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। 5% करेंगे तो 0.05, 10% करेंगे 0.10। अब कॉन्फिडेंस लेवल की बात करेंगे तो 99% की बात करेंगे तो 0.99, 95% कॉन्फिडेंस की बात करेंगे तो 0.95 हो जाएगा, 90% की बात करेंगे तो 0.9। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि इसको इस तरह भी हो सकता है कि वो 1% ना करें, वो डायरेक्ट आपको ये लिख दे, तो आपको पता होना चाहिए कितने परसेंट की बात कर रहा है। उसने ये लिखा है तो आपको पता होना चाहिए 5% की बात कर रहा है। यहां पर उसने कॉन्फिडेंस लेवल की 0.95 की बात की है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 95% की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह से आपको पूछा या समझा या जा सकता है या क्वेश्चन किया जा सकता है। जी, आज का लेक्चर हमारा एंड हो चुका है। ओ, प्रोबेबिलिटी वैल्यू रहता है, हाँ सॉरी ये रहता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, ये बेसिकली द पी वैल्यू इज अ कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस। ये स्ट्रेंथ को बयान करती है बेसिकली कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा है अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व डेटा। आपने जो डेटा लिया होता है उसकी जो एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद आपको एक वैल्यू मिलती है, वो बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है लास्ट में, जो जिसकी बेस पे हम देख रहे होते हैं कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, ये वही वाली वैल्यू है बेसिकली। इट क्वांटिफाइज हाउ लाइकली टू बी ऑब्जर्व अ टेस्ट स्टैटिस्टिक एज एक्सट्रीम एज द वन कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा अज्यूमिंग दैट नल हाइपोथेसिस ट्रू। के ये बताती है कि हाइपोथेसिस ट्रू है। अ स्मॉल पी वैल्यू इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अगर आपकी वैल्यू ये कम आएगी, जितनी छोटी वैल्यू आएगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, व्हाइल अ लार्ज पी वैल्यू सजेस्ट वीकर एविडेंस। और अगर वैल्यू बड़ी आएगी तो वो फिर ज्यादा अच्छा एविडेंस नहीं होगा नल हाइपोथेसिस के खिलाफ। जितनी छोटी वैल्यू आएगी हम उतना ही बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप। देयर इज नो नहीं, फिर नो वाला हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और देयर इज अ रिलेशनशिप वाला जो हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो जाएगा। A p-value is used in hypothesis testing to help you support or reject the null hypothesis। यही वैल्यू आपको हेल्प करेगी कि आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आपके पास जो लास्ट में वैल्यू मिलती है आपको, छोटी सी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में, उसी पर डिपेंड करेगा कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट, आपका रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। स्मॉलर द पी वैल्यू द स्ट्रॉन्गर द एविडेंस दैट यू शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। पी वैल्यू वी कैलकुलेट आफ्टर अ गिवन स्टडी। जो सिग्निफिकेंस वैल्यू थी ना या सिग्निफिकेंस लेवल था वो हमने रिसर्च से पहले डिसाइड करना होता है, और ये पी वैल्यू और इसमें डिफरेंस ये है कि ये हमें जब हम एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद हमें मिलती है, यानी कि हम डेटा से कैलकुलेट करते हैं पी वैल्यू को। ये दोनों को मिक्स नहीं करना आपने। जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसको हमने क्या करना होता है, रिसर्च करने से पहले डिसाइड करना होता है कि मैंने सिग्निफिकेंस लेवल कितना रखना है। और प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो होती है या पी वैल्यू, ये आपको डेटा से कैलकुलेट करना पड़ती है। द लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इज often expressed as p value between 0 and 1। the smaller the p value the stronger the evidence that you should reject the null hypothesis। अब आपने इसको क्या करना होता है, इस p वैल्यू को आपने उस वैल्यू से क्या करना होता है, उस वैल्यू से आपने कंपेयर करना होता है। जो सिग्निफिकेंस लेवल वाली वैल्यू है वो वैल्यू हमने कितनी रखी होती है, 0.05। अगर आपकी वैल्यू 0.05 से कम आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है। हम कह देते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर उससे कम आती है तो, अगर हमने फर्ज करें 5% रखा है ना, तो फिर 0.05 कंसीडर करेंगे। फिर हम देखेंगे हमारी जो लास्ट में वैल्यू निकल के आई है एनालिसिस करने के बाद, तो वो 0.05 से अगर कम होगी तो हम बिला झिझक बोल देंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। इफ p वैल्यू लेस देन इक्वल देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर ये इक्वल होगी या इससे कम होगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द नल हाइपोथेसिस इज इनवैलिड। के जो नल हाइपोथेसिस वो ठीक नहीं है।
If p value greater than 0.05 means that alternate hypothesis is weak, so we do not reject the null hypothesis. In case of कि अगर आपकी वैल्यू 0.05 से बड़ी आ जाती है तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आप बोलेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप, हालांकि रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वही वाली बात टाइप 1 और टाइप 2 एरर, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था लेकिन आपके जो रिजल्ट है उन्होंने बोला कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपने वो एरर कर दिया वहां पर। द रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्निफिकेंस लेवल एंड पी वैल्यू इज एज फॉलोज। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा वो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि जो सिग्निफिकेंस लेवल ही हमने पहले तय करना होता है, पी वैल्यू बाद में हमें मिलती है, कैलकुलेट करनी होती है, फिर इनको कंपेयर करना होता है। 0.05 से कम आ जाएगी तो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होगा, अगर कम नहीं आएगी तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज का लेक्चर इतना ही था, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।